राहु का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में। राहु शतभिषा से धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं और ये तिथि है 1 अगस्त 2026। इसका मतलब राहु ग्रह अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। राहु ग्रह शतभिषा से धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 1 अगस्त 2026 के दिन और रहेंगे 10 अप्रैल 2027 तक। हमें आज के वीडियो में ये समझना है कि किस नक्षत्र वाले जातक या जातिका पर राहु का फल कैसा प्रकट होगा, राहु किस तरह का प्रभाव डालेंगे। तो आज के वीडियो को आप पूरा देखिएगा अपने जन्म के नक्षत्र के अनुसार, तभी आपको समझ में आएगा कि आपके जन्म के नक्षत्र पर राहु का फल कैसा रहेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राहु का शतभिषा से धनिष्ठा नक्षत्र में जाना आपके लिए एक जैकपॉट साबित हो सकता है या फिर अचानक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जन्म नक्षत्र से राहु किस तारा में गोचर करने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर R.B. धवन। लगभग 30-35 वर्ष से मैं ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ज्योतिष में नक्षत्रों पर ही मैं गणना करके फलादेश करता हूँ। नक्षत्र गणना जो कि वैदिक कालीन है और इससे फल भी सूक्ष्म प्राप्त होते हैं। राशियों की तुलना में बहुत सूक्ष्म नक्षत्रों से फल प्राप्त करने के लिए मेरा इस पर 30-35 वर्ष का एक्सपीरियंस है। दरअसल वैदिक काल में नक्षत्रों की गणना से ही फलादेश किए जाते थे, तो नक्षत्रों को वैदिक काल से ही प्रयोग में लाया जाना, इसीलिए असल में इसी को वैदिक ज्योतिष कहते हैं। वैदिक ज्योतिष में नवतारा चक्र के अनुसार फल देखा जाता है। धनिष्ठा के राहु का प्रभाव क्या होगा और धनिष्ठा में राहु ग्रह का प्रवेश सभी 27 नक्षत्रों पर अलग अलग रूपों में पड़ने वाला होगा, जैसे जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, प्रत्ययी तारा, साधक तारा, वध तारा, मित्र तारा और अति मित्र तारा। ये सूचक हैं कौन सा नक्षत्र है आपके तारा से संबंध बना रहा है। आज के इस वीडियो में इस विषय को हम आगे बढ़ाते हैं और समझिए अपने जन्म के नक्षत्र के अनुसार कौन से तारा में राहु प्रवेश करने जा रहे हैं। आपके जन्म के नक्षत्र के लिए ये गोचर कैसा रहने वाला है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि कुछ नक्षत्रों के लिए ये समय सीधे राजयोग जैसा भी हो सकता है, तो कुछ के लिए भारी चेतावनी के रूप में भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब कोई क्रूर या पापी ग्रह जैसे कि राहु है आपके जन्म के नक्षत्र या उससे संबंधित त्रिकोण नक्षत्रों में गोचर करता है, तो इसे जन्म तारा दोष या वेद कहा जाता है। धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा ये तीनों नक्षत्र ही मंगल के नक्षत्र हैं, क्योंकि राहु अभी धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। इसलिए इन तीनों नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक, चाहे इन तीनों में से कोई भी नक्षत्र है, आपका धनिष्ठा है, मृगशिरा है या चित्रा है, तो ये समय विशेष रूप से जन्म तारा के प्रभाव में रहेगा। यहाँ इन तीनों नक्षत्र के जातकों पर पड़ने वाले विशिष्ट गोचर का फल क्या होगा, इसको समझना होगा। धनिष्ठा नक्षत्र के लिए सबसे पहले इस नक्षत्र के ऊपर से ही गोचर हो रहा है राहु का 1 अगस्त 2026 से। धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए राहु बिल्कुल उनके जन्म नक्षत्र के ऊपर से निकलेंगे। इसे ज्योतिष में प्रथम तारा या जन्म तारा का गोचर कहते हैं। मानसिक तनाव रहता है इससे और भ्रम की स्थिति। राहु बुद्धि को भ्रमित करते हैं। इस समय आपको निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है और अज्ञात भय या एंजाइटी, मतलब किसी बात की चिंता, बिना मतलब की चिंता, कोई परेशानी बड़ी नहीं होगी आपको, तो चिंता बन सकती है। शारीरिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव रहेगा। धनिष्ठा का स्वामी मंगल ग्रह है, जो कि ऊर्जा का कारक ग्रह भी है, और राहु यहाँ बैठ करके ऊर्जा को अनियंत्रित करेगा। थकान या अचानक बहुत ज़्यादा क्रोध आने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है।
अचानक बदलाव क्या होंगे? आपके कार्य क्षेत्र या निवास स्थान में अचानक कोई ऐसा बदलाव हो सकता है जिसके लिए आप मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे। अब मृगशिरा नक्षत्र अगर आपका है तो मृगशिरा नक्षत्र के जातकों के लिए धनिष्ठा का राहु अनुजन्म तारा में रहेगा, यानी 10वां नक्षत्र होगा। तो आपके जन्म नक्षत्र चक्र के अनुसार एक विशिष्ट संवेदनशील क्षेत्र में ये आता है, तो इससे अति उत्साह से नुकसान हो सकता है। आप ज़्यादा एक्साइटमेंट की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है इस समय पर। मृगशिरा नक्षत्र के जातक खोजी प्रवृत्ति के तो होते हैं, और राहु आपके भीतर किसी काम को लेकर अचानक बहुत तीव्र इच्छा ऐसी पैदा कर सकता है जिससे जल्दबाजी में गलत फैसले भी हो सकते हैं आपके द्वारा। कम्युनिकेशन में गलतफहमियां हो सकती हैं, आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है जिससे करीबी रिश्तों या कार्यस्थल पर बिना बात के विवाद होने की संभावनाएं होती हैं। अस्थिरता भी हो सकती है, करियर को लेकर के मन में भटकाव रहेगा, जो कि आप कर रहे हैं वो सही है इस समय, उसको बदलाव ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ और अगर करना चाहते हैं तो थोड़ा रुकें। फिर अब है चित्रा नक्षत्र। ये 3 नक्षत्र हैं मंगल के नक्षत्र। इनके लिए क्या फल देने वाले हैं राहु अपने इस गोचर में? चित्रा नक्षत्र पर प्रभाव ये रहेगा कि इस नक्षत्र के जातकों के लिए धनिष्ठा का राहु त्रिजन्म तारा यानी 19वां नक्षत्र के प्रभाव में होगा। इससे होगा क्या कि अहंकार और टकराव में वृद्धि। चित्रा नक्षत्र के जातकों में स्वाभाविक रूप से एक गरिमा और स्वाभिमान तो होता है। राहु यहाँ मंगल की ऊर्जा को उग्र बना करके आपके भीतर अहंकार या जिद को बढ़ा सकता है, जिससे सीनियर्स या फिर परिवार के बड़ों के साथ वैचारिक मतभेद संभव हैं। लगातार बनी रहने वाली व्याकुलता आपको ऐसा महसूस करा सकती है कि आप मेहनत पूरी कर रहे हैं लेकिन उसका क्रेडिट श्रेय कोई और ले जा रहा है। मन में एक असंतोष की भावना स्वाभाविक है कि बनेगी। वित्तीय स्थिति क्या रहेगी? वित्तीय उतार चढ़ाव के मामले में धन के लेन देन में अप्रत्याशित यानी अचानक खर्चे सामने आ सकते हैं, इसलिए बड़े निवेशों में सावधानी की जरूरत होगी आपको। मुख्य बिंदु क्या हैं इन तीनों नक्षत्र वालों के लिए? क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है और मंगल के तीनों नक्षत्र किसी भी नक्षत्र में इन 3 में से अगर होगा तो जन्म तारा का फल होगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसलिए ये 3 नक्षत्रों वाले जातकों में आवेश, क्रोध और जल्दबाजी को बढ़ाने वाला प्रभाव होगा इसका। इस गोचर के दौरान किसी भी बड़े जीवन परिवर्तन का फैसला ठंडे दिमाग से लेना और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही समझदारी से लेना जरूरी होगा। वैदिक ज्योतिष के नवतारा चक्र के अनुसार जब राहु का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में होता है तो श्रवण, रोहिणी और हस्त नक्षत्र वाले जातक यानी जिन जातकों का जन्म श्रवण में हुआ हो या रोहिणी में हुआ हो या हस्त में हुआ हो, इन तीनों नक्षत्र वाले जातकों के लिए संपत्त तारा का गोचर कहलाएगा। ये तीनों ही चंद्रमा के नक्षत्र माने जाते हैं क्योंकि ये यानी संपत्ति, प्रगति और समृद्धि का क्षेत्र है। इसलिए राहु यहाँ गोचर कर रहा होगा तो सामान्य स्थिति उसकी क्या होगी? आर्थिक और भौतिक दृष्टिकोण से ये फायदेमंद सिद्ध होगा, लेकिन राहु के प्रभाव के कारण इसके परिणामों में कुछ उतार चढ़ाव और अप्रत्याशित मतलब अचानक मोड़ भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ इन तीनों नक्षत्रों के जातकों पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं गोचर राहु के, वो आगे हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। पहले है श्रवण नक्षत्र वालों के लिए। श्रवण नक्षत्र अगर जिस जातक जातिका का है तो इन जातकों के लिए धनिष्ठा का राहु ठीक अगले नक्षत्र से गोचर कर रहा होगा, जो बिल्कुल सटीक संपत्त तारा का नक्षत्र है।
अचानक आर्थिक लाभ वाला योग बनेगा। आपको ऐसे स्रोतों से धन का लाभ मिल सकता है जिसकी आपने कभी उम्मीद ना की थी। रुका हुआ पैसा वापस दिलाने के योग इस समय बनेंगे। करियर में महत्वाकांक्षाएं उभरेंगी। राहु को आपकी इच्छाओं को राहु बढ़ाता है और राहु आपकी इच्छाओं को बढ़ाने वाला ही होगा। आप अपने काम को बढ़ाने या फिर नई नौकरी बदलने या बिजनेस डील हासिल करने के लिए, नई कोई बिजनेस डील अगर हासिल करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। मानसिक भटकाव थोड़ा सा रहेगा क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र पर राहु का ये गोचर हो रहा है। इसलिए आर्थिक लाभ के बावजूद मन में एक अजीब सी बेचैनी या और पाने की चाह बनी रहेगी, जिससे रातों की नींद प्रभावित होगी। अब इसी क्रम में रोहिणी नक्षत्र, ये भी संपत तारा में ही आता है। रोहिणी नक्षत्र के जातक जातिकाओं के लिए धनिष्ठा का राहु अनुसंपत यानी 11वां नक्षत्र बनता है। इसके रूप में कैसे प्रभावित करेगा? पहले तो है रचनात्मकता और नए विचार। रोहिणी वाले जातक, रोहिणी नक्षत्र के जातक स्वभाव से कल्पनाशील तो होते ही हैं। राहु आपको लीक से हट करके सोचने की क्षमता देगा, जो आपके बिजनेस या कार्य क्षेत्र में बहुत मुनाफा कमाने के लिए मदद कर सकता है। भौतिक सुख साधनों में वृद्धि। इस अवधि में आप सुख सुविधा की वस्तुओं जैसे कि गैजेट्स या वाहन आदि पर खर्च कर सकते हैं। आपकी जीवन शैली में सुधार होगा। भ्रम की स्थिति। किसी भी वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय या बड़ा कोई निवेश करते समय सावधानी जरूरी है, क्योंकि राहु शुरुआत में चीजें बहुत सुनहरी दिखाता है और इसके बाद में छुपा हुआ नुकसान प्रकट होता है। अब हस्त नक्षत्र वालों के लिए, हस्त नक्षत्र के जातकों के लिए धनिष्ठा का राहु, धनिष्ठा में गोचर कर रहा राहु त्रिसंपत यानी 20वां नक्षत्र के प्रभाव क्षेत्र में होगा। इससे मेहनत का वित्तीय पुरस्कार आपको मिलेगा। हस्त नक्षत्र वाले अपनी कार्यकुशलता और हाथों के हुनर के लिए जाने जाते हैं। राहु आपके काम को मार्केट में अच्छी विजिबिलिटी यानी पहचान दिलाएगा, जिससे आपके सोर्सेज ऑफ इनकम, आय के जो स्रोत हैं वो बढ़ सकते हैं। चतुर रणनीतियां अपनाएंगे इस समय आप इस समय अपनी चतुराई और कूटनीति से अपने विरोधियों को मात देने और अपने काम निकलवाने में सफल भी होंगे। भावनात्मक अस्थिरता का समय भी होगा ये। आर्थिक पक्ष मजबूत होने के बावजूद भी पारिवारिक या निजी जीवन में आप खुद को थोड़ा अकेला सा और असंतुष्ट सा महसूस कर सकते हैं। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय नहीं लेना। मुख्य बिंदु इन 3 नक्षत्र वालों के लिए, तीनों के लिए ये लागू होगा। चंद्रमा के इन तीनों नक्षत्रों के लिए राहु का ये गोचर पैसा और प्रगति देने वाला तो है, लेकिन राहु आपको मानसिक रूप से थोड़ा भ्रमित या असंतोषी भी बना सकता है। राहु की इस ऊर्जा का प्रभाव या राहु की इस ऊर्जा का पूरा लाभ उठाने के लिए प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक बने रहना और शॉर्टकट से बचना सबसे सही फैसला होगा। वैदिक ज्योतिष के नवतारा चक्र के अनुसार जब राहु का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में होता है तो उसका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के लिए विपत्त तारा का गोचर कहलाता है। ये तीनों ही सूर्य के नक्षत्र हैं, क्योंकि विपत्त तारा का मतलब ही यही है कि विपत्ति, रुकावटें या अचानक आ जाने वाली कोई चुनौतियां। और राहु खुद एक रहस्यमयी और अचानक परिणाम देने वाला ग्रह है। इसलिए सूर्य के इन तीनों नक्षत्रों के लिए राहु का गोचर थोड़ा सा सतर्क रहने वाला होगा। सूर्य जो कि आत्मा, अहंकार और अधिकार का सूचक है, और राहु ब्रह्म और ग्रहण का सूचक है, तो राहु का सूर्य के इस नक्षत्र में आना स्वाभाविक शत्रुता होने के कारण से इन दोनों में
इसके प्रभाव काफ़ी तीखे होते हैं। यहाँ पर इन तीनों नक्षत्रों के जातकों पर पड़ने वाले विशिष्ट गोचर का फल क्या हो सकता है। तीनों नक्षत्र वाले कौन से हैं? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले, और उसके बाद कृतिका नक्षत्र वाले, और फिर उत्तरा फाल्गुनी। ये तीनों नक्षत्र वाले ध्यान पूर्वक इस बात को सुन लें, समझ लें। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की पहले बात करते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातकों के लिए धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का आना ये विपत्त तारा के रूप में काम करेगा। कार्य क्षेत्र में अचानक रुकावटों का संकेत हो सकते हैं। बने बनाए काम अंतिम समय पर अटकते हैं। ऐसी स्थिति में नौकरी या बिजनेस में ऐसे प्रोजेक्ट जो कि हाथ में आ सकते हैं और जो आपकी क्षमता के बाहर लगने लगेंगे आपको, और या इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी परिणाम मुश्किल मिलेंगे। अधिकारियों के साथ मतभेद, क्योंकि सूर्य कारक है अधिकारियों का। सूर्य के प्रभाव के कारण आपके भीतर नेतृत्व की भावना होती है, लेकिन राहु यहाँ आपके सीनियर्स यानी बॉस या सरकारी अधिकारियों के साथ गलतफहमियां या टकराव पैदा करता है। शारीरिक कमजोरी का प्रभाव भी रहता है। हड्डियां, आँखों या सिर दर्द से जुड़ी हुई समस्याएं इस गोचर के दौरान अचानक उभर करके सामने आ सकती हैं। फिर अब है कृतिका नक्षत्र। ये दूसरा नक्षत्र है, इसी श्रेणी में आता है। कृतिका नक्षत्र के जातकों के लिए धनिष्ठा में गोचर करने वाला राहु अनुविपत्त यानी 12वां नक्षत्र से संबंधित होगा। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। कृतिका का स्वभाव वैसे ही तीक्ष्ण है, तेज होते हैं स्वभाव से, और राहु इस तेज को और उग्र बना सकता है। इससे आपकी वाणी में कटुता आ सकती है। बिना सोचे समझे बोले गए शब्द आपके बनते काम को बिगाड़ सकते हैं। अज्ञात भय और चिंता का प्रभाव भी रहेगा। इस गोचर के दौरान आपको भविष्य को लेकर के एक अजीब सी असुरक्षा की भावना महसूस हो सकती है, भले ही सामने कोई बड़ी समस्या ना ही हो। और तीसरा फिर है स्थान परिवर्तन या अनचाही यात्राएं। आपको ऐसी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं जो थकाऊ हों और जिनसे कोई ठोस परिणाम ना निकलें। कार्यस्थल पर भी आपकी मर्जी के बिना जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा सकता है। अब है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जातकों के लिए धनिष्ठा में भ्रमण करता हुआ राहु त्रिविपत्त यानी 21वां नक्षत्र के गोचर में रहेगा, जिससे होगा सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रभाव। क्या होगा? उत्तरा फाल्गुनी के जातकों के लिए समाज में उनकी छवि और संबंध बहुत मायने रखते हैं। यहाँ राहु आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। पीठ पीछे आपकी आलोचना या राजनीति यानी पॉलिटिक्स आपके साथ हो सकती है, इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। रिश्तों में तनाव वाला समय भी है। वैवाहिक जीवन या साझेदारी में अविश्वास की भावना पैदा होती है। छोटी सी बात पर बड़ा विवाद होने की आशंका रहेगी। वित्तीय जोखिम या नुकसान भी हुआ करते हैं ऐसे समय में। इस समय सट्टा, लॉटरी या किसी तरह के शॉर्टकट वाले निवेश से आप पूरी तरह से बचें, क्योंकि राहु विपत्त जोन में अचानक बड़ा आर्थिक झटका दे सकता है। तो इन तीनों नक्षत्रों के लिए मुख्य याद रखने लायक बिंदु क्या हैं? सूर्य के इन तीनों नक्षत्रों के लिए राहु का ये गोचर मुख्य रूप से धैर्य की परीक्षा लेने वाला होगा। राहु यहाँ आपके आत्मविश्वास यानी सूर्य की ऊर्जा को डगमगाने की कोशिश करेगा। इस अवधि में कोई भी नया या बड़ा रिस्क लेने से बचना होगा, और जो जैसा चल रहा है उसे सावधानी से संभालना ही अच्छी बात होगी। संभालना ही सबसे सुरक्षित मार्ग भी होगा। अब नेक्स्ट अगले जो 3 नक्षत्र हैं वो हैं पूर्वाषाढ़ा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी। वैदिक ज्योतिष के नक्षत्र चक्र के अनुसार जब राहु का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में होगा
तो पूर्वाषाढ़ा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के लिए ये छेम तारा का गोचर कहलाएगा। ये तीनों ही शुक्र ग्रह के नक्षत्र हैं। छेम का अर्थ ये होता है कि कल्याण, सुरक्षा और आराम का समय। वैदिक ज्योतिष में छेम तारा के गोचर को बहुत शुभ भी माना गया है और रक्षक भी माना गया है। राहु भले ही एक क्रूर ग्रह है, लेकिन जब ये छेम नक्षत्र में आता है तो ये जातक को भौतिक सुख भी देता है, सुरक्षा भी देता है और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने का रास्ता भी देता है। शुक्र जो कि भोग और ऐश्वर्य का मालिक है, और राहु इच्छाएं, मित्रवत व्यवहार करते हैं ये दोनों मिलकर के, इसलिए ये गोचर काफ़ी सकारात्मक परिणाम देने वाला हो सकता है आपके लिए। यहाँ इन तीनों नक्षत्रों के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव, विशेष प्रभाव राहु के गोचर के क्या होंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातक के लिए धनिष्ठा का जो राहु है वो प्रथम यानी छेम तारा के रूप में काम करेगा। पहला छेम तारा, दूसरा छेम तारा अगले नक्षत्र पर होगा इसी वर्ग के, और तीसरा उससे अगले पर। ये पहला छेम तारा होगा। तो इसके रूप में होगा क्या? संकटों से मुक्ति मिलती है। यदि पिछले कुछ समय से आप किसी बड़ी समस्या या अदालती मामले या कर्ज से परेशान थे, तो इस राहु के गोचर के दौरान आपको उससे राहत मिलेगी। कोई अदृश्य ताकत या सही मार्गदर्शन आपकी रक्षा करेगा। पारिवारिक सुरक्षा का समय भी है। आपके परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। यदि घर में कोई बीमार था तो उसके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। कामकाज में स्थिरता रहेगी। नौकरी या व्यवसाय में चल रही अस्थिरता समाप्त होगी और आपको एक सुरक्षित और मजबूत पोजीशन हासिल होगी। अब भरणी नक्षत्र जो कि इसी वर्ग में आता है। भरणी नक्षत्र के जातकों के लिए धनिष्ठा का राहु अनुछेम यानी 13वां नक्षत्र होगा। और 13वां का प्रभाव क्या होगा? पहले तो है कि भौतिक सुखों का विस्तार। भरणी के जातक जीवन का आनंद लेना पसंद करते हैं। राहु यहाँ आपको भूमि, भवन, वाहन या सुख सुविधा के नए साधन प्राप्त करने के बेहतरीन अवसर देगा। आपकी जीवन शैली बेहतर करेगा। अचानक आए अवसरों से आपको लाभ होगा। आपको करियर में कुछ ऐसे सुरक्षित और दीर्घकालिक अवसर मिलेंगे जो आपके भविष्य को सुरक्षित करेंगे। आपकी मानसिक शांति का प्रभाव राहु के कारण से क्या रहेगा? मानसिक शांति, विपत्ति या जन्म तारा जैसी व्याकुलता के बाद इस गोचर में आपको मानसिक रूप से ठहराव महसूस होगा और संतोष महसूस होगा। आप खुद को अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। अब तीसरा इसी श्रेणी का है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के जातकों के लिए राहु जो कि धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेगा, तो 1 अगस्त 2026 से लेकर के 10 अप्रैल 2027 तक का प्रभाव क्या रहेगा राहु का आप पर? पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, राहु आपके लिए त्रिछेम यानी 22वें नक्षत्र के क्षेत्र में गोचर करेगा, जिससे सामाजिक और व्यवहारिक सुरक्षा प्रदान करता है। इससे कार्य क्षेत्र पर आपकी स्थिति मजबूत होगी और कोई आपके खिलाफ साजिश या राजनीति कर रहा था तो ये खुद ब खुद शांत हो जाएगा। आपको अपने नेटवर्क और मित्रों से पूरा सहयोग मिलेगा। आरामदेह यात्राएं, इस अवधि में की गई यात्राएं आपके लिए थकाऊ होने के बजाय आनंददायक, आरामदायक और उद्देश्य को पूरा करने वाली होंगी। रुके हुए कार्यों का पूरा होना, जो काम पिछले काफ़ी समय से अटके हुए थे वो अब बिना किसी रुकावट के धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से पूरे होने लगेंगे। तो इन तीनों नक्षत्र वालों के लिए मुख्य पॉइंट्स क्या हैं, मुख्य बिंदु हैं? शुक्र के इन तीनों नक्षत्रों के लिए धनिष्ठा का राहु एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। ये समय आपके जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करके आपको स्थिरता
सुख और सुरक्षा प्रदान करने वाला होगा। जोखिम भरे कामों को छोड़ करके रूटीन लाइफ में ये गोचर आपको बहुत राहत देगा। अब वैदिक ज्योतिष के नक्षत्र तारा चक्र के अनुसार अगले 3 नक्षत्र उनका समझते हैं क्या राहु का प्रभाव होगा उन तीनों नक्षत्र वालों पर। तो ये जो नक्षत्र हैं, पहला है मूल, फिर अश्विनी और मघा। तो इसमें कहा है कि वैदिक ज्योतिष में नक्षत्र तारा के अनुसार जब राहु का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में आएगा तो ये जो नक्षत्र हैं तीनों, मूल, अश्विनी और मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के लिए ये प्रतेरी तारा का गोचर कहलाएगा। ये तीनों ही केतु के नक्षत्र हैं। प्रतेरी का मतलब होता है शत्रु, विरोध या रुकावटें। प्रतेरी तारा के गोचर को ज्योतिष में चुनौतीपूर्ण माना गया है इस समय को, क्योंकि केतु के नक्षत्रों पर राहु, जो कि केतु का ही दूसरा छोर है, इसका प्रभाव आ जाता है। इसलिए ये गोचर जातकों के जीवन में अचानक विरोध, गलतफहमियां और आंतरिक संघर्ष लेकर के आता है। यह इन तीनों नक्षत्रों के जातकों पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं, गोचर फल का क्या फल होगा राहु के, ये समझते हैं। पहला है मूल नक्षत्र। मूल को समझते हैं। मूल नक्षत्र के जातकों के लिए धनिष्ठा का राहु प्रथम प्रतेरी तारा के रूप में काम करेगा, जिससे होगा अचानक गुप्त विरोध। ये स्पष्ट प्रत्यक्ष विरोध नहीं है, गुप्त रूप से विरोध होगा और अचानक होगा। कार्यस्थल पर या सामाजिक जीवन में कुछ ऐसे लोग आपके सामने आ सकते हैं जो आपके काम का विरोध करेंगे, पीठ पीछे आपके खिलाफ रणनीतियां भी बना सकते हैं, जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। निर्णयों में भटकाव हो सकता है। मूल नक्षत्र का स्वभाव वैसे ही गहरा और खोजी होता है, लेकिन राहु यहाँ आपके विचारों में भटकाव पैदा कर सकता है। आप सही और गलत के बीच फर्क करने में असहज सा महसूस करेंगे। घरेलू मोर्चे पर वैचारिक मतभेद संभव हैं। परिवार के सदस्यों या करीबियों के साथ छोटी मोटी बातों पर तीखी बहस होने की आशंका रहती है। अब अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र के जातकों के लिए धनिष्ठा का राहु अनुप्रतेरी यानी 14वां नक्षत्र का प्रभाव होगा। ये 14वां नक्षत्र जो है कार्यों में देरी और अड़चने देने वाला हो सकता है। आप जिस काम को बहुत तेजी से पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र के स्वभाव ही ऐसा है, वो गति चाहता है, गतिशील नक्षत्र है। राहु इसमें जानबूझकर देरी या रुकावटें पैदा करता है। धैर्य की कमी से काम बिगड़ सकते हैं, इसको समझो। साझेदारी में तनाव की आशंकाएं हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं या आप पार्टनर हैं किसी के, या कोई आपका पार्टनर है बिजनेस में, या फिर वैवाहिक जीवन के मामले में, तो ऐसी स्थिति में सामने वाले की नीयत या बातों पर अविश्वास पैदा हो सकता है। इस समय गलतफहमियों के कारण दूरियां बढ़ सकती हैं, इसको आपको मैनेज करना होगा। बिना बात की प्रतिस्पर्धा, कुछ ये अलग से प्रभाव और हो सकता है। आपको ऐसे लोगों से मुकाबला करना पड़ सकता है जिससे आपका कोई सीधा मुकाबला था ही नहीं। बिना वजह की बहस और कानूनी उलझनों से खुद को दूर ही रखना बेहतर होगा। अब अगला तीसरा नक्षत्र है मघा नक्षत्र। ये भी इसी श्रेणी में आता है। मघा नक्षत्र के जातकों के लिए धनिष्ठा में गोचर कर रहा राहु त्रिप्रतेरी यानी 23वां नक्षत्र होगा। इसके अंतर्गत अधिकार और साख को चुनौती मिलेगी। मघा नक्षत्र का संबंध सत्ता से, सम्मान से और ऊंचे पद से है। प्रतेरी राहु आपकी इस साख या अथॉरिटी को चुनौती देने की कोशिश करेगा। आपके अधीन काम करने वाले लोग या आपके जूनियर्स आपका विरोध कर सकते हैं। मेहनत का फल ना मिलना इसमें एक मुख्य तथ्य है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी रणनीतियों और प्रयासों को दबाया जा रहा है या उनका उचित श्रेय आपको नहीं मिल पा रहा।
अचानक खर्चे और मानसिक अशांति, ये भी हो सकता है। विरोधियों को शांत करने या अपनी बात को सही साबित करने के चक्कर में आपका समय और पैसा दोनों खर्च हो सकते हैं। इससे मानसिक व्याकुलता बढ़ेगी। इन तीनों नक्षत्र वालों के लिए मुख्य पॉइंट्स क्या हैं, मुख्य बिंदु इस समय क्या होंगे? केतु के इन तीनों नक्षत्रों के लिए प्रत्यरी का राहु मुख्य रूप से रिश्तों और कार्य क्षेत्र में सूझबूझ की मांग करता है। इस अवधि में किसी भी नए विवाद में पड़ने से आपको बचना चाहिए। लोग आपका विरोध कर सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रण में रखेंगे तो राहु के इस नकारात्मक प्रभाव को काफ़ी हद तक निष्प्रभावी किया जा सकता है। अब नेक्स्ट अगले जो 3 नक्षत्र हैं वो हैं ज्येष्ठा, रेवती और अश्लेषा। वैदिक ज्योतिष नवतारा चक्र के अनुसार जब राहु का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में होता है तो ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए, रेवती या अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के लिए ये समय साधक तारा का गोचर कहलाता है। ये तीनों ही बुध ग्रह के नक्षत्र हैं। साधक का अर्थ क्या होता है? साधक का मतलब है सफलता, साधना की पूर्णता और लक्ष्यों की प्राप्ति। ज्योतिष में साधक तारा के गोचर को बेहद शक्तिशाली और फलदायी माना गया है, क्योंकि बुध बुद्धि और चातुर्य और राहु रणनीति और कूटनीति, ये दो आपस में मिल करके परम मित्र बन जाते हैं। इसलिए ये गोचर इन नक्षत्र वालों को अपनी बुद्धि और चतुराई के बल पर मनचाही सफलता हासिल करने का एक मौका देगा। यह इन तीनों नक्षत्र के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव गोचर राहु के क्या होंगे, आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र के जातकों के लिए धनिष्ठा में भ्रमण कर रहा राहु प्रथम साधक तारा के रूप में काम करेगा। लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। आपने पिछले कुछ समय में जो भी योजनाएं बनाई थी या जिन लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत की थी वो अब पूरे होने लगेंगे। आपके प्रयासों को सही दिशा और सफलता इस समय मिलेगी। राजनीतिक बढ़त, अगर राजनीति में इंटरेस्ट है तो बढ़त मिलेगी। ज्येष्ठा के जातक, ज्येष्ठा नक्षत्र वाले अगर आप हैं तो स्वभाव से आप कूटनीतिज्ञ तो होते हैं। राहु आपकी इस क्षमता को और पैना कर देगा। आप अपने विरोधियों और प्रतिद्वंदियों को अपनी चालों से आसानी से पछाड़ सकते हैं। अधूरी इच्छाओं का पूरा होना, ये भी इस समय विशेष अवसर आपको मिलेंगे। ऐसे यदि कोई बड़ा हुआ काम लंबे समय से अटका हुआ था तो इस अवधि में वो किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पूरा हो सकता है। अब है रेवती नक्षत्र की बारी। रेवती नक्षत्र भी इसी श्रेणी में आता है, साधक तारा। रेवती नक्षत्र के जातकों के लिए धनिष्ठा में भ्रमण कर रहा राहु अनुसाधक यानी 15वां नक्षत्र का प्रभाव पैदा करेगा, जिससे होगा बौद्धिक और व्यावसायिक लाभ। रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका ज्ञान और समझदारी के लिए जाने जाते हैं। राहु यहाँ आपको व्यवसाय यानी कारोबार में, कंसल्टेंसी में, लेखन या रिसर्च के क्षेत्र में अचानक बड़ी सफलता दिला सकता है। विदेश या दूर के स्थानों से भी लाभ हो सकता है। यदि आप आयात निर्यात, बहुराष्ट्रीय कंपनियों या विदेशी प्रोजेक्ट्स से जुड़े हुए हैं तो ये गोचर राहु का आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। मानसिक स्पष्टता, भले ही राहु भ्रम का कारक है लेकिन साधक क्षेत्र में होने के कारण से ये आपकी दूरदर्शिता को बढ़ाएगा। आप भविष्य के फैसलों को लेकर बहुत स्पष्ट होंगे इस समय। अब अश्लेषा नक्षत्र वाले। अश्लेषा नक्षत्र के लिए राहु, अश्लेषा नक्षत्र के जातकों के लिए राहु त्रिसाधक यानी 24वां नक्षत्र के क्षेत्र में काम करेगा। जटिल समस्याओं का समाधान निकलेगा। अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों में किसी भी स्थिति की गहराई तक जाने की क्षमता तो होती है। राहु की मदद से आप उन रहस्यों या जटिल कानूनी व्यावसायिक उलझनों को सुलझा लेंगे जो दूसरों के लिए मुमकिन नहीं थी। वित्तीय प्रगति भी होगी। धन कमाने के लिए
नए और आधुनिक माध्यम बनेंगे, जैसे डिजिटल मीडिया, कंसल्टेंसी या शेयर मार्केट आपके लिए खुल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में मजबूत सुधार देखने को मिलेगा। प्रभाव और साख में वृद्धि होगी। समाज और कार्यस्थल पर लोग आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा मानेंगे। आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा, जिससे आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। इन तीनों नक्षत्र वालों के लिए मुख्य पॉइंट्स क्या हैं, मुख्य बिंदु? बुध के इन तीनों नक्षत्र के लिए धनिष्ठा का राहु, जो कि एक मास्टर की तरह होगा। ये समय आपकी बुद्धिमत्ता, कूटनीति और सही प्लानिंग के दम पर कठिन से कठिन काम को भी साध लेने यानी पूरा करने वाला होगा। इस गोचर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए अपनी रणनीतियों को गुप्त रखना होगा आपको, और पूरे फोकस के साथ काम करना होगा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट अगले 3 नक्षत्रों पर। वैदिक ज्योतिष के नवतारा चक्र के अनुसार जब राहु का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में होगा तो अनुराधा नक्षत्र वाले, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाले और पुष्य नक्षत्र वाले, इन तीनों नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के लिए ये वध तारा वाला समय होगा, जिसे निधन तारा भी कहा जाता है। ऐसा गोचर ये कहलाता है। ये तीनों ही शनि के नक्षत्र हैं। वध का अर्थ केवल शारीरिक मृत्यु नहीं होता, बल्कि ज्योतिष में इसका मतलब ये होता है कि अत्यधिक कष्ट, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, भारी रुकावटें और किसी परिस्थिति का पूरी तरह से समाप्त होना। तो नव तारा चक्र में इसे सबसे कठिन और संवेदनशील समय माना गया है, क्योंकि शनि और राहु में तकनीकी रूप से मित्रता है। शनि की तरह ही राहु का प्रभाव होता है, इसलिए ये गोचर जानलेवा होने के बजाय जातक की कड़ी परीक्षा लेगा और जीवन में बड़े पुनर्गठन के दौर से आपको गुजारेगा। यहाँ इन तीनों नक्षत्र के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव क्या होंगे राहु के, इसको समझते हैं। सबसे पहले अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र के जातकों के लिए धनिष्ठा का राहु प्रथम वध तारा के रूप में काम करेगा। गहन मानसिक अवसाद की स्थिति हो सकती है। अनुराधा के जातक बहुत भावुक और संबंधों के प्रति समर्पित होते हैं। राहु यहाँ आपको सबसे करीबी लोगों से धोखा या अलगाव दिला सकता है, जिससे मानसिक रूप से आप खुद को बहुत अकेला महसूस करेंगे। करियर में अचानक कोई झटका लग सकता है, बिना किसी पूर्व सूचना के नौकरी का छूटना ये भी होता है, और बिजनेस पार्टनर या बिजनेस में पार्टनरशिप का अचानक टूटना भी ऐसा भी होता है, और या फिर किसी प्रोजेक्ट का पूरी तरह से बंद हो जाना, ऐसी स्थितियां में से कोई स्थिति बनती है। इस समय अज्ञात भय रहता है, मन में लगातार एक डर सा बना रहेगा, कुछ बुरा होने वाला है। इससे दैनिक कार्य प्रभावित होते हैं। अब है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों के लिए धनिष्ठा का राहु अनुवध यानी 16वां नक्षत्र का प्रभाव देता है। शारीरिक कष्ट और दुर्घटनाएं इस अवधि में स्वास्थ्य के प्रति बेहद गंभीर रहने की आवश्यकता होगी। अचानक पुरानी बीमारियां उभर जाती हैं ऐसे समय में, तो सचेत रहें, इग्नोर ना करें उनके उपाय इलाज को। या वाहन चलाते समय भी दुर्घटनाओं की संभावनाएं रहती हैं, विशेष करके पैरों और नसों से जुड़ी हुई समस्या परेशान करती हैं। ये जो समय है अथक परिश्रम का है, और शून्य परिणाम तो होता है। इस समय बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो थोड़ा बहुत परिणाम शुभ मिलेगा। आप किसी काम को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें, लेकिन अंतिम समय में परिस्थितियाँ वो उतना ज़्यादा आपको नहीं दे पाएंगी, यानी आपके नियंत्रण में समय नहीं होगा और नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिससे थोड़ी निराशा आपको होगी। आर्थिक नुकसान वाला समय होता है, जैसे कर्ज, अनचाहे और बढ़े हुए खर्चे इसका कारण होते हैं। अचानक सामने आ सकते हैं ऐसी स्थितियां, जिससे संचित धन जो होता है वो ख़त्म हो सकता है या कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। अब नेक्स्ट पुष्य नक्षत्र पर आते हैं। पुष्य नक्षत्र के जातकों के लिए धनिष्ठा का राहु त्रिवध तारा यानी 25वां नक्षत्र के
गोचर में प्रभाव में रहेगा। प्रतिष्ठा और साख पर संकट होता है ऐसे समय में। पुष्य नक्षत्र का संबंध पोषण और समाज में उच्च सम्मान से होता है। वध तारा का राहु आपकी छवि पर कीचड़ उछालने या किसी बड़े आरोप में फंसाने की कोशिश कर सकता है। कार्यस्थल पर कोई बड़ी गलती आपके करियर को संकट में डाल सकती है। पारिवारिक कलेश और बड़ी जिम्मेदारियां ये भी हैं। परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है, जिससे आपके ऊपर मानसिक और आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। घरेलू माहौल तनावपूर्ण रहता है, ऐसा हो सकता है। वैराग्य या भटकाव का प्रभाव भी होता है। जब कुछ ऐसे होते हुए भी मन में एक खालीपन रहेगा, ये सब बेकार है। ये स्थिति आपको अपने मुख्य लक्ष्यों से भटका सकती है। अब इन 3 नक्षत्र वालों के लिए मुख्य पॉइंट्स क्या हैं? मुख्य बिंदु ये है कि शनि के इन तीनों नक्षत्रों के लिए वध तारा का ये राहु परिवर्तन आत्म मंथन का समय है। राहु यहाँ आपके जीवन के उन हिस्सों को जबरन खत्म या बदल सकता है जो अब आपके भविष्य के लिए सही नहीं है आगे के लिए। इस अवधि के दौरान कोई भी नया काम शुरू करने, बड़ा निवेश करने या किसी पर भी भरोसा करने से पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है, मतलब सावधान रहने की ज़रूरत है। शांत और धैर्यवान बने रहना ही इस कठिन समय को काटने का एकमात्र अच्छा तरीका है। अब नेक्स्ट जो 3 नक्षत्र हैं वो हैं विशाखा, पूर्वा भाद्रपद और पुनर्वसु। वैदिक ज्योतिष नवतारा चक्र के अनुसार जब राहु का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में होगा तो विशाखा, पूर्वा भाद्रपद और पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के लिए ये मित्र तारा का गोचर कहलाएगा। ये तीनों ही गुरु यानी बृहस्पति के नक्षत्र हैं। मित्र तारा का मतलब क्या होता है? सहयोग, अनुकूलता, सुखद संबंध और अटके हुए कामों में गति। ज्योतिष में मित्र तारा के गोचर को बहुत सुखद माना गया है और प्रगति कारक माना गया है। क्योंकि गुरु के नक्षत्रों पर राहु का प्रभाव आ रहा है तो इसलिए ये गोचर जातक को अपनी सूझबूझ और सही संपर्कों के दम पर आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके देगा। यहाँ इन 3 नक्षत्र के जातकों पर पड़ने वाले विशेष प्रभाव राहु के क्या होंगे? विशाखा नक्षत्र की बात सबसे पहले करेंगे। विशाखा नक्षत्र के जातकों के लिए धनिष्ठा में भ्रमण करता हुआ राहु प्रथम मित्र के रूप में काम करेगा। नए सहयोगियों का मिलना होगा इस समय पर। इस अवधि में आपको ऐसे मित्र या बिजनेस पार्टनर मिलेंगे जो आपके करियर को आगे बढ़ाने में आपकी रीढ़ की हड्डी साबित होंगे। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति वाला समय है। विशाखा के जातक बहुत लक्ष्य केंद्रित होते हैं। मित्र तारा का ये समय, ये राहु आपकी इच्छाओं को सही दिशा देगा, जिससे आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। सामाजिक दायरे में वृद्धि वाला समय है। समाज में आपकी साख बढ़ेगी और लोग आपकी संगति को पसंद भी करेंगे। आपको किसी बड़े समूह या संस्था का नेतृत्व करने का मौका भी मिलेगा। अब है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की बारी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में अगर किसी जातक जातिका का जन्म हुआ तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों के लिए धनिष्ठाकार ये राहु अनुमित्र यानी 17वां नक्षत्र का प्रभाव देगा। अचानक बड़ा सहयोग कहीं से प्राप्त होगा। जब भी आप किसी संकट में फंसेंगे तो कोई ना कोई मित्र या शुभ चिंतक आपकी मदद के लिए आगे आ जाएगा। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आपके पक्ष में वो परिस्थितियां मुड़ जाएंगी। आर्थिक लाभ और विस्तार वाला समय है। यदि आप कोई नया स्टार्टअप, बिजनेस या निवेश करना चाहते हैं तो मित्रों की सलाह या वित्तीय मदद से उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक और बौद्धिक प्रगति का समय भी है। गुरु के प्रभाव के कारण आपका झुकाव गूढ़ ज्ञान, रिसर्च या अध्यात्म की तरफ भी बढ़ेगा, जहां राहु आपको लीक से हटकर गहरी अंतर्दृष्टि भी देगा। अब पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों के लिए धनिष्ठा का ये राहु त्रिमित्र यानी 26वां नक्षत्र के क्षेत्र में गोचर करेगा। घर वापसी पर खुशहाली,
मतलब पुनर्वसु का अर्थ है ये। पुनर्वसु का मतलब यही है कि पुनः वास या रोशनी की वापसी। यदि आप लंबे समय से किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो ये जो गोचर है राहु का, इस समय में पुराने अच्छे दिन वापस लौटेंगे। मानसिक तनाव पूरी तरह से समाप्त होगा। पारिवारिक और वैवाहिक सुख के मामले में भाई बहनों और जीवन साथी के साथ संबंध बेहद मधुर होंगे। यदि रिश्तों में कोई पुरानी कड़वाहट थी तो वो आपसी बातचीत और मित्रों की मध्यस्थता से दूर हो सकती है। करियर में उन्नति वाला समय है। नौकरी पेशा जातकों जातिकाओं को कार्यस्थल पर सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका फाइनेंस बेहतर होगा और प्रमोशन या इंसेंटिव की राह भी आसान हो जाएगी। तो इन 3 नक्षत्र वालों के लिए मुख्य पॉइंट्स क्या हैं, मुख्य बिंदु रहेंगे राहु के इस गोचर में इस तरह से। राहु के इन तीनों नक्षत्र वालों के लिए धनिष्ठा का राहु सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है और सपोर्ट सिस्टम लेकर के आ रहा है। इस गोचर के दौरान आपको अकेले चलने के बजाय टीम वर्क और दूसरों के सहयोग पर भरोसा करना चाहिए। ये समय आपकी नेटवर्किंग को बहुत मजबूत करने वाला और जीवन में आगे बढ़ाने वाला समय है। अब नेक्स्ट अगले 3 नक्षत्र, जिसमें है स्वाति, शतभिषा और आर्द्रा। वैदिक ज्योतिष नवतारा चक्र के अनुसार जब राहु का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में होगा तो स्वाति, शतभिषा और आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के लिए ये अति मित्र तारा का गोचर कहलाएगा। ये तीनों ही राहु के अपने ही नक्षत्र हैं। अति मित्र का मतलब ये होता है कि परम कल्याणकारी, अत्यधिक अनुकूल और भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला समय। नवतारा चक्र में ये आखिरी और बेहद शक्तिशाली तारा माना जाता है। क्योंकि राहु अपने ही त्रिकोण नक्षत्रों को प्रभावित कर रहा है, इसलिए ये गोचर इन तीनों नक्षत्रों के जातकों के लिए राजयोग के समान परिणाम देगा। राहु यहाँ अपनी पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपकी सबसे बड़ी इच्छाओं को पूरा करने का काम करेगा। यहाँ इन तीनों नक्षत्र के जातकों पर पड़ने वाले क्या विशेष प्रभाव होंगे राहु के, इसको समझिए। सबसे पहले है स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र के जातकों के लिए धनिष्ठा का राहु प्रथम अति मित्र तारा के रूप में काम करेगा। अभूतपूर्व व्यावसायिक सफलताएं मिलती हैं इसमें। स्वाति के जातक स्वतंत्र विचारों वाले और व्यापार कुशल तो होते हैं। राहु यहाँ आपको कोई ऐसी बड़ी व्यावसायिक डील या कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता है जो आपके करियर की दिशा बदल सकता है। अचानक धन का लाभ वाला समय होगा। आपको शेयर मार्केट, पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से उम्मीद से कहीं अधिक बड़ा वित्तीय लाभ होगा। सामाजिक कद में भारी उछाल होगा। समाज या आपके कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ा पद या सम्मान मिल सकता है। लोग आपकी रणनीतियों और काम करने के तरीके का अनुसरण करेंगे। अब अगला है शतभिषा नक्षत्र। इसी वर्ग में आता है अति मित्र तारा। शतभिषा नक्षत्र के जातकों के लिए धनिष्ठा का राहु अनु अति मित्र यानी 18वां नक्षत्र का प्रभाव लेकर आ रहा है। रिसर्च और तकनीकी क्षेत्र में क्रांति वाला समय। शतभिषा के जातक खोजी, वैज्ञानिक या हीलिंग चिकित्सा प्रवृत्ति वाले तो होते हैं। राहु यहाँ आपकी बुद्धिमत्ता को इतना तेज कर देगा, तीव्र कर देगा कि आप किसी बहुत कठिन रहस्य, कोडिंग या जटिल समस्या का ऐसा समाधान ढूंढ निकालेंगे जो कोई और नहीं कर सका। विदेशी संपर्कों से आपको बड़ा लाभ हो सकता है। यदि आप विदेशों से किसी काम के द्वारा जुड़े हुए हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में हैं, तो ये समय आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति या मुनाफा दिलवा सकता है। मानसिक स्पष्टता और विजय प्राप्त होगी। आपके विरोधी या गुप्त शत्रु आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे जो वो पूरी तरह से परास्त होंगे। आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। अब आर्द्रा नक्षत्र वालों के लिए, आर्द्रा नक्षत्र के जातकों के लिए धनिष्ठा नक्षत्र में भ्रमण करता हुआ राहु त्रि-अति मित्र यानी 27वें नक्षत्र के क्षेत्र में गोचर करेगा। जीवन का कायाकल्प करने वाला समय। आर्द्रा का मतलब है कि उथल पुथल के बाद की शांति। यदि आप
पहले से पिछले काफ़ी समय से आप किसी बहुत बड़े संकट या संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे, तो ये गोचर उन सभी दुखों का अंत करने वाला होगा, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला। आपकी कोई ऐसी पुरानी इच्छा या सपना जैसे खुद का घर बनाना या प्राप्त होना, मनपसंद नौकरी या उच्च शिक्षा, जो भी लंबे समय से अधूरी थी इच्छा, वो अचानक और बहुत आसानी से पूरी हो सकती हैं। पारिवारिक और मानसिक शांति वाला समय है ये। परिवार में उत्सव का माहौल, आपका मन बेहद शांत और संतुष्ट रहेगा। आप जीवन के भौतिक सुखों का भरपूर आनंद इस समय उठाएंगे। मुख्य बिंदु क्या हैं इन 3 नक्षत्र वालों के लिए? राहु के अपने ही इन तीनों नक्षत्रों में भ्रमण करने का फल क्या होगा? राहु धनिष्ठा में भ्रमण करता हुआ गोचर आपके लिए वरदान की तरह होगा। राहु की जो रहस्यमयी और अचानक देने वाली ऊर्जा है, वो दूसरों के लिए संकट खड़ी करती होगी, लेकिन वहीं ऊर्जा यहाँ आपके लिए अचानक भाग्य उदय का कारण बनेगी। इस बेहद शुभ अवधि का पूरा लाभ उठाइए और बड़े से बड़े लक्ष्य तय कर लीजिए और पूरी लगन से काम में जुट जाइए। तो दोस्तों, ये था राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर का सभी 9 ताराओं मतलब 27 नक्षत्रों पर पड़ने वाला सटीक और वास्तविक फल। राहु एक छाया ग्रह है जो आपकी सोच और परिस्थितियों को अचानक बदलता है। इसीलिए अपनी तारा के अनुसार ही अगले कुछ महीनों की प्लानिंग कर लीजिए। आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है और आपकी कौन सी तारा में आ रहा है, मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य शेयर करें। अगर आपको ये ज्योतिषीय विश्लेषण बिल्कुल सटीक और टू द पॉइंट्स लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य शेयर करना और ऐसे ही प्रामाणिक ज्योतिषीय वीडियो के साथ चैनल पर बने रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मित्रों, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का नक्षत्र गणना के अनुसार विश्लेषण करवाना चाहते हैं या कोई ज़रूरी मार्गदर्शन चाहते हैं, तो वीडियो के अंत में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन आप फीस की पूछताछ उस समय अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि कंसल्टेशन इज़ पेड सर्विस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।